तुगलक वंश। अब देखिए, आपको याद हो कि जब जस्टिस के पहले का वंश क्या था? खिल्जी वंश। खिल्जी वंश में लास्ट में जो हत्या करी गई वो जलालुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक और उसका बेटा जौना खान। हाँ ना, इनने फाइनली षड्यंत्र रचा और हत्या कर दी। और अब गद्दी पर कौन बैठा? गयासुद्दीन तुगलक। एक्चुअली ये था गाजी तुगलक। क्या था? आवाज नहीं आ रही है? देखे, गाजी तुगलक, ये देखें, गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक के नाम से गद्दी पर बैठा और इसने निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा था। सुन रहे हो? एक्चुअली इसने निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा था कि हम तुम्हें दंड देंगे। तो निजामुद्दीन औलिया के बारे में, निजामुद्दीन औलिया ने इसके बारे में कहा था कि दिल्ली अभी, निजामुद्दीन औलिया जानते हो ना, एक सूफी संत हैं जिनकी दरगाह कहां है? दिल्ली में। कहां है? इनने बलवन से लेकर के लास्ट तक फिरोज तुगलक तक लगभग 7 से 8 सुल्तान देखे हैं। अब देखें, कहानी इस प्रकार है। सबसे पहली बात, इसका ये गयासुद्दीन तुगलक ये गद्दी पर बैठा, शासन संभालने लगा। अब क्या हुआ कि इसका बेटा जो इसके षड्यंत्र में शामिल था, गद्दी उसमें पानी में, लेकिन बाद में इसको लगने लगा कि हमारा बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन ओके, हमारा विरोध कर रहा है। अतः, और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, एक्चुअली ये पूरी दिल्ली सल्तनत में पहला ऐसा सुल्तान था जो सबसे शिक्षित था। कैसा था? हाँ ना? अरे क्लियर है? सबसे शिक्षित था और सबसे सहिष्णु, मानो मिलनसार। पूरी दिल्ली सल्तनत में मात्र एक राजा ऐसा हुआ, एक सुल्तान, जो सबसे पढ़ा लिखा था और हिंदू और मुस्लिम दोनों को बिल्कुल बहुत अच्छे से लाइक करता था। क्यों करता था? क्योंकि यह शिष्य बन गया था निजामुद्दीन औलिया का। कौन का? और ये चेला बन गया निजामुद्दीन औलिया का। और निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। वो सूफी संतों का हिंदू और मुसलमान को एक करना ही इनका उद्देश्य था। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? लेकिन इसके पिता के मन में चला गया कि नहीं, ये हमारा विरोध कर रहा है। अब उस समय ये बाहर था, इसने कहा रुको, हम दिल्ली आ रहे हैं और तुम्हें और तुम्हारे गुरु दोनों को क्या करेंगे? दंडित करेंगे, मृत्यु दंड देंगे हम। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा, संत थे, इनने कहा आओ तो दिल्ली, जब दिल्ली पहुंच जाओ तो हमें दंडित करना। इसके पहले ही इन दोनों की दिल्ली आने के पहले एक जगह मुलाकात हुई। उनने पिताजी से माफी मांगी। अदर किताबों में अलग अलग लिखा है। भोजन कराया, वहां भोजन का इंतजाम हुआ। वहां पर बहुत प्रिय खेल होता था, हाथियों की लड़ाई। तो जिस महल में ये बैठे थे, हाथियों की लड़ाई देख रहे थे, हाथी का एक धक्का लगा तो महल ढह गया, लकड़ी का बना था, उसमें दब के ये मारे गए। कुछ इतिहासकारों ने दोष दिया कि इसने ही अपने पिता को मरवाया, जानबूझकर मरवाया है ताकि हमें गद्दी मिल जाए। कुछ इतिहासकार इसे नहीं मानते, लेकिन दोनों की मिली जुली बातें सामने आती है। अंततः गद्दी किसे मिल गई? आवाज नहीं आ रही है? ओके, ये जनता से प्रेम करता था, शिक्षित था और कानून का बड़ा पक्का था। अच्छा काम करने पर तत्काल इनाम, देरी नहीं, और गलत काम करने पर तत्काल कलम, देरी नहीं आ रही बात समझिए। इसलिए लोग इसे सनकी सुल्तान कहते थे कि इसके दरबार में जाना बड़ा रिस्की है। कहो जाए तो कहो हीरा मिल जाए और कहो जाए तो कहो लौटे क्यों ना आए। अगर सुल्तान का बुरा हुआ आ गया तो दो में से एक कुछ होगा, या तो इनाम में मौत मिलेगी या इनाम में ना जाने कितने हीरे जवाहरात मिल जाए। तो इसे सनकी सुल्तान कहा। दिक्कत यह है कि इतिहास में जनता ने कभी किसी शिक्षित व्यक्ति का साथ दिया ही नहीं। जब इस व्यक्ति ने हिंदू मुस्लिम एकता को लाने का प्रयास किया तो जनता ने ही इसे कह दिया तो पगला है।
कि वो है जो हमें जूता मारे। ये जनता का हमेशा, पिछले समय नहीं आज भी यही है। बोले अगर कोई आदमी सीरा, ये क्या राजनीति करेगा, तो जूते ही नहीं मार पाता ये। और जब तक ये मारेगा नहीं, हमारी चैथी को अच्छे से पड़ेगा कैसे। और जब तक ये मार के नहीं जानता, हम पिटेंगे नहीं। हमें लगेगा कैसे कि हमारा नेता दमदार है, लगेगा तब। हाँ, तो हम किसी गुंडे को जिताएंगे, हम किसी ऊट बनाएंगे। तो ऐसे इसके साथ भी हुआ। ये बहुत शिक्षित व्यक्ति था, बहुत उदार भी था, और गलती करने वालों को बख्शता नहीं था। ये इसकी अच्छाई थी। लेकिन दिल्ली सल्तनत के लोगों ने, जनता ने इसका साथ नहीं दिया। जनता को पसंद था कट्टरवादी, जो सिरकलम करे, मुसलमान बनाए, मंदिर गिराए, मस्जिद गिराए। वो सुल्तान ठीक था इनकी नजर में, और हुआ भी नहीं। तो कहानी हम आगे बढ़ाते हैं। देखें इसी के बारे में निजामुद्दीन औलिया ने, कौन के बारे में? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। कौन के बारे में? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी। क्यों कहा था? ये कहानी क्लियर हो रही है, क्योंकि इसका बेटा किसकी दीक्षा ले लिया था? निजामुद्दीन। और करो, हमें लगता नहीं तुम्हारा पढ़ने में लगता है। करो नाम, जब सब ईमानदारी बता, पढ़ने में नहीं लगता। हंसी क्यों आ रही? कहीं का है आकार का है, प्रकार का है, साकार का। तुम्हें क्या दिक्कत आ रही थी? तुम अपना क्यों नहीं पढ़ रहे? नहीं पढ़ना बेटा, क्लास छोड़ दो। मन न लगे, हम पूरी क्लास के दौरान हमने 2-3 बार तुम्हें वॉच किया है। टोका इसलिए नहीं कि टोकने से क्या होता है, हम तुम्हें टोक रहे हैं, पूरी क्लास का समय बर्बाद हो रहा। आप इंदौर जाओ, भोपाल जाओ, वहां पढ़ो आप। ये क्लास आपके लायक नहीं है। जगह दे दिया दो, चलो बाहर निकलो भाई साहब, बुढ़ो बुढ़ो उठ जाओ, टाइम लगेगा निकलने में। निकलो, तुम मिल जाना साथ में, पक्के दोस्त हो उनके। हम एक्सप्लेन करो, खड़े हो बताओ। अच्छा, उसको लगा कि तुम छुपा रहे हो, इसलिए उसको हंसी आ गई। दोनों के बीच में बढ़िया एक प्रतिद्वंदता चल रही थी, और हम यहां पर नच रहे थे, है ना? वही तो बता, तुम भी बढ़िया एक्सप्लेन कर रहे, सर ऐसा रखा था, फिर हमने ऐसा रखा, फिर इनने देखा गयासुद्दीन तुगलक ने, फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने ढक दिया। बेटा दोनों बंदे को बताओ, चलो बाहर, चलो बाहर, दोनों बाहर। हमारा समय कम है, आप बाहर हो, बाहर हो, चलो बाहर हो, दोनों बाहर हो। बेटा देख, बाहर रोल नंबर बता देगा ना, कल से आने में। चलिए यहां देखें आप लोग, इनके कार्ड ले लेना दोनों के। रोल नंबर क्लियर करने के लिए नीतेश, दोनों के कार्ड ले लो वापस। और किसी को कोई दिक्कत? और कॉन्फिडेंस बुंदेलखंडी में सच है ना, इन जैसी लड़की यदि पोछा लगाने के लायक भी रह जाए, आप हस्ताक्षर करा लो मेरे, आप हस्ताक्षर करा लो, कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लो। अगर ऐसे लड़के कहीं पोछा लगाने के लिए काम आ जाए, तो सबसे पहले मिठाई हम बंटवाएंगे पूरे दमों के लिए। जिन लड़कों के मन में घमंड घर कर जाए और कॉन्फिडेंस घर कर जाए कि ये चीज तो नॉर्मल है, हम तो इंदौर नॉर्मल, जाओ ना भाई, वहां पढ़ो, आपके बाप पढ़े, आप पढ़े, आपकी संतानें पढ़ेंगी। यहां का समय बर्बाद मत करो आप। और कोई लड़का लड़की यदि क्लास में लगी, क्लास में हंसी आती हो तो बताओ,
इसके पुत्र का नाम क्या था? हमने कल चर्चा करी थी, इसने उपाधि दी थी उलू खां की, कहेगी। और जब ये गद्दी पर बैठा तो उसने अपना नाम रखा मोहम्मद बिन तुगलक। ये गयासुद्दीन तुगलक है अभी, क्या है? जब इसका बेटा गद्दी पर बैठेगा। अच्छा, एक बात और हम आपका डाउट क्लियर कर दें। अभी एक शहर आएगा जौनपुर, क्या आएगा? कई सारे बच्चे इस बात में टिक लगा देते हैं कि चूंकि जोना खां का नाम मोहम्मद बिन तुगलक है, अतः इसी ने जौनपुर शहर बसाया होगा। लेकिन नहीं, जब जोना खां का आने वाला उत्तराधिकारी ने गद्दी संभाली तो उसने अपने पिछले राजा जोना खां की याद में जौनपुर शहर बसाया। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? क्लियर है? देखें, गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक की नाम से गद्दी पर बैठा, क्या के नाम से? क्लियर है? अरे क्लियर है? देखें, अलाउद्दीन की सेना में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। क्लियर है? अलाउद्दीन की सेनापतियों में ये अलाउद्दीन के समय कभी सेनापति रहा होगा। क्लियर है? उसने तुगलक वंश की स्थापना की। इसकी माता हिंदू जाट महिला थी, वो पिता एक तुर्क था जो बलवन का दास था, बहुत पुराने समय में। ओके, गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था, दीपालपुर का राज्यपाल था। उसने कई अवसरों पर मंगोलों से युद्ध किया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसलिए इसका लगातार महत्व बढ़ता गया। ओके, और अंततः कहानी ये आई कि खुसरो साहब याद है ना, अलाउद्दीन का लास्ट वंशज, उसकी हत्या करने के बाद ये गद्दी पर बैठा। 1320 ईस्वी को सुल्तान बना और इसका नाम गाजी तुगलक, जो गाजी तुगलक भी था। इब्न बतूता के अनुसार जब सुल्तान, अब इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय का लेखक है। किसके समय का? अब मोहम्मद बिन तुगलक की पिता बैठे अभी गद्दी पर। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। कौन? अरे क्लियर है? देखे, तभी उसे उलू खां के व्यवहार की चिंताजनक समाचार प्राप्त हुए। हाँ ना? पक्का? अरे क्लियर है? चलिए, उलू खां के व्यवहार, उसे लगने लगा कि हमारा बेटा उलू खां हमारा विरोध कर रहा है। उसे चिंता लग गई। उसे सूचना मिली कि वो अपने समर्थकों की संख्या बढ़ा रहा है। वो शेख निजामुद्दीन औलिया का, हाँ ना? फिर वही बात, उसने क्या कहा कि हम दिल्ली जैसे ही लौटेंगे उलू खां को यानी जोना खां को और निजामुद्दीन औलिया को दंड देंगे। शेख औलिया एवं सुल्तान के संबंध अच्छे, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया केवल उन्हीं सुल्तानों को पसंद करते थे जो हिंदू मुस्लिम एकता को प्रबल देते थे, है ना? अदरवाइज शेख निजामुद्दीन औलिया किसी ऐसे सुल्तान से मिलना पसंद नहीं करते थे जो कट्टर मुस्लिम हो या मुसलमानवाद फैला रहा हो। देखे, सुल्तान ने उलू खां और निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली पहुंचने पर दंड देने की, जिसके बारे में औलिया ने कहा कि दिल्ली अभी। सुल्तान शीघ्रता से बंगाल से बाहर लौट आया। उलू खां ने उसके स्वागत के लिए नवीन राजधानी तुगलकाबाद, दिल्ली के बाहर, सुन रहे हो, तुगलकाबाद से 3 या 4 मील दूर एक गांव में एक लकड़ी का महल बनवाया। वह महल अहमद याज, जिसे बाद में उलू खां ने सुल्तान मोहम्मद तुगलक वजीर बनाया। देखो जरा, शक क्यों किया जाता है? ये महल बनवाया था एक व्यक्ति ने, देखो जरा, जिसका नाम क्या था? मोहम्मद याज। क्या नाम था? या अहमद याज। सुन रहे हो? इसने महल बनवाया, महल गिर गया। महल में पहले पिताजी का स्वागत करना था, भोजन कराना था, वहां बैठे थे, हाथियों का धक्का लगा, वो मारे गए। बनाया कौन ने था? याज ने। तो बाद में इसी इयाज को जब गद्दी पर बैठा मोहम्मद बिन तुगलक यानी जोना खां यानी उलू खां, उसने अपना वजीर बनाया। क्या बनाया? हमें आवाज नहीं आ रही है? क्लियर है?
अपना वजीर बनाया, और वजीर इससे लोग शक करते हैं कि अगर इसके कारण तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है, वो तुम उसी को बना रहे, मतलब तुम इस षड्यंत्र में शामिल हो। नहीं आ रही बात समझ? ये केवल लाइन इतने के लिए ही आई है। ये मोहम्मद याज का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये घटना ये बताती है कि हो सकता है कि सुल्तान अपने पिता की हत्या में शामिल। देखें आगे, हाथियों के द्वारा विशेष स्थान पर धक्का लगने से वह गिर सकता था। भोजन के पश्चात उलूग खान ने सुल्तान से बंगाल से लाए गए हाथियों का प्रदर्शन देखने की प्रार्थना की। सुल्तान की आज्ञा से वे हाथी प्रदर्शित किए गए और जैसे उनका एक धक्का लगा वह गिर गया। सुल्तान और छोटा पुत्र महमूद उसमें दबकर मर गया। उलूग खान ने मलबा हटाने में भी बहुत देरी की ताकि वो मर जाए, और अंत में लाशें प्राप्त हुई। और इस तरीके से लाशें प्राप्त हुई, ऐसा लग रहा है कि सुल्तान अपने छोटे बच्चे को बचाना चाह रहा था, इसलिए बच्चा नीचे मिला, सुल्तान ऊपर मिला। ओके, चलिए अब गयासुद्दीन की मृत्यु के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं कि गयासुद्दीन की मृत्यु, गयासुद्दीन मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का पिता, हाँ ना। इसके बारे में कई सारे मतभेद हैं, पुरानी बात है, इतिहासकार अपने अपने अनुसार लिख रहे हैं, हाँ ना। कुछ कह रहे हैं बिजली गिरने से मौत हो गई, कुछ कह रहे हैं महल गिरने से मौत हो गई, सुन रहे हो? लेकिन सब बातों को हम सुन सकते हैं, अंत में यही कह सकते हैं कि मृत्यु हो गई। समझ में आ रही है? डॉक्टर महमूद हुसैन और डॉक्टर सक्सेना सुल्तान की मृत्यु दुर्घटना मानते हैं, जबकि ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि यह की मृत्यु का कारण उसका पुत्र उलूग खां था। सीधी बात इनको आप पढ़ते रहिएगा। जो विद्वान उलूग खां को अपने पिता की मृत्यु के लिए दोषी नहीं मानते हैं, उनका तर्क था कि भैया हाथियों का खेल प्रदर्शन सुल्तान ने खुद कहा था, ना कि उलूग खां ने। अतः ध्यान रखिए कि यहां पर वो कहते हैं कि नहीं उसकी कोई गलती नहीं थी। सीधी बात इनको आप पढ़ते रहिएगा। मुद्दे की बात पर आते हैं कि कई विद्वान इसे दोषी मानते हैं, कई विद्वान इसे दोषी नहीं मानते, हाँ या ना। चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। अब गद्दी पर कौन बैठा? आवाज नहीं आ रही है, पक्का? अरे क्लियर है? गद्दी पर कौन बैठा? पक्का? अब मोहम्मद बिन तुगलक, इसी का नाम क्या था? उलूग। इसी का नाम क्या था? जोना खान। क्या नाम था? हाँ ना। अरे क्लियर है? देखे, उपनाम विरोधाभासों का मिश्रण। इसकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि इसने जितने निर्णय लिए परिस्थितियों ने उसका साथ नहीं दिया, और सारी कहानियां उल्टी पड़ गई, सारी कहानियां। और इसलिए इसे कहा गया विरोधाभासों का मिश्रण। क्या कहा गया? किसे कहा गया? आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? नंबर 2, रक्त पिपासु, रक्त का प्यासा। क्यों? क्योंकि ये इनाम लेने में भी देरी नहीं करता था, उससे कलम करने में भी। कई इतिहासकार लिखते हैं कि इसके महल से एक तरफ उदारता की नदी और एक तरफ खून की नदी, दोनों बहा करती थी, ना जाने किस में तुम बह जाओ। समझ में आ रही बात? अतः इसे क्या कहा गया? सन की सुल्तान। क्या कहा गया? किसे? आवाज नहीं आ रही है? और क्या कहा गया? क्लियर है? उपाधि का मिली, नाम क्या था? जोना खां। उपाधि उलूग खां। गद्दी पर बैठा मोहम्मद बिन, पक्का? क्लियर है? इसे दुनिया का खां कहा गया। सर्वाधिक शिक्षित, अति दानशील, सर्वाधिक। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला सबसे शिक्षित व्यक्ति था ये कौन? अतः शिक्षित होने के कारण ये जानता था कि धर्म को राजनीति की आड़े नहीं आना। अतः ये हिंदू और मुस्लिम दोनों एकता पर बल दिया करता था। कौन? आवाज नहीं आ रही है? पक्का? हिंदुओं के त्योहारों में रुचि लेता था, विशेषकर होली। सुन रहे हो? इसने निजामुद्दीन औलिया और अन्य संतों की दरगाह बनवाई। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आया यहां पर,
जो दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है उसे किसने बनवाया? आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? क्योंकि ये उनका चेला था और उसी समय तुगलक के समय इनकी मृत्यु हो गई। चलो, इसी समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य अलग है, वहां पर हरिहर एवं बुक्का नामक दो राजा आएंगे। कौन आएंगे? सुनाई नहीं दिया? ओके, लेकिन वो साम्राज्य अलग है, लेकिन इसी समय साम्राज्य की स्थापना हुई है। देखें, इब्न बतूता कौन है वो? आवाज नहीं आ रही है? ये एक लेखक था, ये एक दार्शनिक था। किसके समय आया? हमें लग रहा है आप लोगों का मन नहीं लग रहा है। इब्न बतूता के, सॉरी, इब्न बतूता किसके समय आया? मोहम्मद बिन, ओके, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया। ये मोरक्को का निवासी था। कहां का था ये? मोरक्को कहां है? क्लियर है? चलिए, इब्न बतूता की पुस्तक कौन? रेहिला। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इब्न बतूता कौन है? एक दार्शनिक है, एक साहित्यकार है। कब भारत आया? कब भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया कि नहीं आया? आया है। कब आया है? पक्का? अरे क्लियर है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया है। और क्या हुआ? उसने पुस्तक कौन सी लिखी? रेहिला। कौन सी लिखी? ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का व्यवहार मध्य के शासकों, चरित्र और कार्यों की दृष्टि से अन्य कोई शासक इतना विवादपूर्ण नहीं रहा। इसे अच्छा कहे या बुरा, जनता हमेशा इस कसम में रही। नहीं आ रही आसन में? ऐसा नहीं कि मोहम्मद बिन तुगलक का कोई समकालीन इतिहासकार ना था, इतिहासकार तो थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि ये चाटुकारिता को ज्यादा महत्व नहीं देता था। और कई राजा थे जो विद्वानों को पैसा देते थे कि हमारे बारे में बड़ा चढ़ा के लिखो, हमारे जो एंटी बातें हैं उनको ना लिखो। सुन रहे हो? जैसे आज टीवी एंकर करते हैं, इस तरह के भी एंकर यही है। तो जिनको पैसा मिलता था वो राजाओं की बड़वारियां लिखा करते थे, जो विरोधी थे वो केवल उल्टी बातें लिखा करते थे। तो ज्यादातर इसकी बातों में निगेटिव बातें ज्यादा आई। इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक नहीं बल्कि 3 विश्वविख्यात ईसामी, बर्नी और इब्न बतूता। सुन रहे हो? 3 लेखक, विश्वविख्यात लेखक 3 थे। कौन कौन? आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? कौन कौन? पक्का? अरे क्लियर है? देखिए, और इन तीनों ने दिया, और तीनों ने उसके समय के इतिहास के बारे में विस्तृत वर्णन दिया है, फिर भी इसे विवादपूर्ण माना गया है। देखिए, फिर भी यह आश्चर्य की बात है कि सुल्तान के चरित्रकारों के 2 भूमिकारों की तारीख का क्रम नहीं है। तात्कालीन प्रोफेसर ईसासी और बनी ने सुल्तान पर काफिर होने का आरोप लगाया है, परंतु यह सर्वदा गलत है। सुल्तान दिल्ली के सुल्तानों में सबसे अधिक सहिष्णु शासक था, यानी मिलनसार था। वह सभी धर्मों के विद्वानों का हाँ ना, दिक्कत यही थी, और इसीलिए जनता ने इसे पागल सुल्तान कहा। क्या कहा? क्यों? क्योंकि पागल वही है जो जनता का अच्छा चाहता है। समझ में आ रही है? अच्छा वही है जो जनता को, सॉरी, बुरा वही है जो जनता का अच्छा चाहता है, इसलिए ये पागल है। देखें, जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी को उसने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया, वह सूफी, शेख और अन्य संप्रदाय के संतों के संपर्क में आया। वह हिंदू प्रजा के प्रति भी बहुत अच्छा व्यवहार करता था, सहिष्णु था। नगरकोट पर आक्रमण के अवसर पर उसने ज्वालामुखी देवी मंदिर को नष्ट, उसने नगर पर आक्रमण तो किया लेकिन उसने मंदिर को नष्ट हाँ ना? अरे क्लियर है? लेकिन इसके आने वाले वंशज ये नगरकोट का मंदिर तोड़वाएंगे। इसने मंदिर हाँ ना? इसने नगरकोट पर आक्रमण तो किया लेकिन इसने मंदिर, यहां पर जो ज्वालामुखी मंदिर, ज्वालामाई मंदिर, इसको नहीं, हिंदुओं को उसने सम्मानित पदों पर रखा। संभवतः दिल्ली सुल्तान और प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों
और मुख्यतः होली में भाग लेता था। गेट तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर रखा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय मुख्य विवाद उसकी क्रूर और आत्मविरोधी प्रकृति के कारण है। दिक्कत यह कि जो भी निर्णय लेता था सटीक लेता था और फिर किसी की सुनता नहीं था। ओके, देखे इब्न बतूता ने लिखा है कि मोहम्मद तुगलक एक ऐसा व्यक्ति था जो उपहार देने और रक्त बहाने में अन्य सभी से अधिक रुचि रखता था। जिन्हें तत्काल काम अच्छा किया तो इनाम और गलत किया तो मृत्यु दंड तत्काल लेकर जाओ, उधारी वाला काम नहीं। ओके, इसके द्वार पर किसी निर्धन को धनवान बनते हुए अथवा जीवित व्यक्ति को मृत बनते हुए कभी भी देखा जा सकता था। एक गरीब आया, पता चला करोड़पति बन के लौटे, सुल्तान से मिले आए, सुल्तान किस बात पर खुश हो जाओ, ले हीरा जवाहरात लो, पता चला आए गरीब होती खा गए नहीं होते, इतना धन हो गया कि अरबपति हो गए, और पता चला आए वो 4 महीने लग गए, ऐसा भी था। अब इसीलिए इसे कहा गया था समगी सुल्तान, ठीक है ना। उसके द्वार पर किसी निर्धन को धनवान बनते अथवा जीवित व्यक्ति को कभी भी देखा जा सकता था। इसी प्रकार इतिहासकार बर्नी ने लिखा कि सुल्तान ने निरपराध मुसलमानों का रक्त इतनी क्रूरता से बहाया कि सर्वदा उसके महल के दरवाजे से बहते हुए खून की दरिया। ये मुसलमानों को भी दंड देने से परहेज नहीं करता था। अगर गलती किसी मुसलमान की है तो तत्काल तुंगली गला कट। सुन रहे हो? इस आधार पर इतिहासकार के मत पर ही यह व्यक्त किया गया कि तुगलक में पागल बन के कुछ अंश थे। वह अपने युग का एक शक्तिशाली और योग्य शासक था। सही की शिक्षा, ज्ञान, नैतिक चरित्र और व्यक्तिगत साहस और सैन्य संचालन की दृष्टि से मोहम्मद बिन तुगलक अद्वितीय था। समझ में आ रही बात? सुन रहे हो? ज्ञानी था, चरित्र अच्छा था, लड़ने में निपुण था, लेकिन चूंकि ये जनता का भला चाहता था अतः इसकी जनता ने इसका साथ नहीं दिया। समझ में आ रही बात? ओके, देखे यह भी ठीक है कि इससे अधिक विद्वान और सच्चर प्रशासक दिल्ली के सुल्तान कोई अन्य नहीं हुआ। इसकी मृत्यु को बर्नी ने लिखा कि राजा को प्रजा से व प्रजा को राजा से। तुगलक को लगता था हमारी जनता बेकार है, और जनता को लगता था हमारा सुल्तान पागल है। सुन रहे हो? अतः जब मृत्यु हुई तो बर्नी ने लिखा कि आज दोनों एक दूसरे से क्या हो गई, जनता सुल्तान से स्वतंत्र हो गई, वो सुल्तान पक्का। किसके बारे में लिखा? कौन के बारे में लिखा? क्लियर है? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा है। लिखा है? क्या लिखा है? ठीक, 51 में इसकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक जिन्हें हम कहते हैं विरोधाभासों का मिश्रण, क्या कहते हैं? अब देखें मेरा बहुत ध्यान से, इसने 3 काम करे, तीनों काम धोखे से पलट गए। क्या हुआ? सबसे पहला काम इसने राजधानी ट्रांसफर करी। इसने पहले कहलाता था देवगिरी, क्या कहलाता था? और बाद में इसी का नाम हो गया दौलताबाद। क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही है? इसने क्या किया? आदेश जारी किया अचानक कि अब राजधानी दिल्ली नहीं दौलताबाद होगी। क्या होगी? सारे लोग सामान पैक करो, कहां चलो? सारी दिल्ली खाली कराई गई। अब सब लोग, उस समय अब जो साधन तो थे नहीं, लोग बड़ी मुश्किल से सामान अमन पैक किया, कहां पहुंचे? दौलताबाद पहुंचे। अब बड़ी मुश्किल से पहुंचे, कुछ रास्ते में मर गए। दौलताबाद पहुंचे, कुछ दिन रहे, बोले नहीं दौलताबाद ठीक नहीं है, फिर चलो दिल्ली। समझ में आ रही है? तो जनता इसमें पिस गई। एक पिछला निर्णय उसका क्या रहा? गलत। दूसरा उसने क्या किया? उसने कहा कि सोने चांदी के सिक्के न चलाकर अपन सांकेतिक सिक्के चलाओ, तांबे के चलाओ, सांकेतिक सिक्के चलाओ जिसमें मूल्य ज्यादा हो लेकिन लागत कम। इसने सांकेतिक सिक्के चलाए, सो लोगों ने घर घर टाकना शुरू कर दिए।
टकसालों से नहीं, घर ही में टांकने लगे लोग। जनता के पास बहुत ज्यादा पैसा बढ़ गया, अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई, तो इसने सोचा कि एक काम करो, ये सिक्के बदल लो। जो सिक्के बदल लो, जनता के सिक्के जमा करा लो, इनको सोने चांदी के सिक्के दे दो। अब वो पूरे सिक्के फर्जी थे, घर बनाए थे, तो लोगों ने किलो से दे दिए। जो पकड़ो शहर तो 1 किलो 2 किलो बदले में 1 किलो सोना दो। उल्टा हो गया, खजाना सारा खाली हो गया। वो खजाने में कभी धातु के सिक्का, बुंदेलखंडी में कहा प्यारा गए, समझे। अब सुल्तान फिर 10 का 10 सोने चांदी के सिक्का खर्च हो गए। एक पीतल, कहीं तांबा, कहीं लोहा, ये सिक्का भर गए। समझ में आ रही है? अब सुल्तान ने सोचा चलो टैक्स बढ़ा दो थोड़ा सा, बरसात अच्छी हो रही है, फसल अच्छी आ रही है, अपन टैक्स बढ़ा दो। और टैक्स बढ़ा देंगे तो थोड़ा पैसा आ जाएगा। उसी साल सूखा पड़ गया। उस सुल्तान का ऑर्डर था, सन की सुल्तान था। सो उसके अधिकारियों ने क्या किया कि तुम्हारे यहां खेती हुई है, सो हमें तो टैक्स दो। तो आधी जनता तो टैक्स में मर गई। 3 निर्णय लिए, तीनों उल्टे पड़ गए। पहला क्या किया? राजधानी परिवर्तन, हाँ या ना? दिल्ली से कहां ले गया? फिर दौलताबाद से ट्रांसफर में मर गए। फिर पैसा चेंज किया कि सांकेतिक चलाओ, सो घर घर टकन लगे। उसने कहा वापस कर दो, तो लोगों ने किलो से पकड़ा दे। समझ में आ रही है? हाँ या ना? देखें तो राजधानी स्थानांतरित दिल्ली से कहा, मजा नहीं आ रहा, दिल्ली से कहा पक्का। फिर दौलताबाद से, ये पहले दौलताबाद का नाम देवगिरी था। क्या नाम था? याद है ना? मलिक काफूर ने आक्रमण किया था देवगिरी पर, याद है? अलाउद्दीन खिलजी ने जब वो दौलताबाद देवगिरी से लौट रहा था, कड़ा मारूफ पर आया था, फिर उसने अपने चाचा को बुलाया था, नहीं याद है? अरे बोलो यार, क्लियर है? देखें तांबे के सिक्के चलाए, कर वृद्धि कर दी, तीनों पासे उल्टे पड़ गए। कृषि एवं कर, जब 2 आग कर में वृद्धि की गई, वहां सूखा और अकाल पड़ गया। किसानों ने कृषि छोड़कर चोरी डकैती का पैसा कर लिया। क्यों? टैक्स देना था एक तरफ, दूसरी तरफ खेती ही नहीं थी, क्या करें? चोर डकैत बन गए। चलो आगे देखिए, राजधानी परिवर्तन। इसने राजधानी परिवर्तन का, देखो खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा, बाद मोहम्मद तुगलक ने इसका नाम क्या रखा? दौलताबाद। अब दौलताबाद वहां ले जा रहा था, फिर वापस ले आया। चलो सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा चलाई, घर घर टकने लगी, वापस लिए गए तो लोगों ने ज्यादा पैसा वापस कर दिया, सारा सोना चांदी खर्च हो गया। हाँ या ना? और इस तरीके से पूरी जिंदगी भर ये जो सुल्तान था, वो पूरी जिंदगी विरोधाभासों का मिश्रण रहा। समझ में आ रही है आप? दिक्कत ये थी कि ये सुल्तान जनता का अच्छा चाह रहा था, और जनता लगातार इसे धोखा दे रही थी। जैसे इसने मुद्रा चेंज करी, तो मुद्रा चेंज इसलिए करी कि जनता को दिक्कत ना हो, जनता बदले में हमें लोग सिक्का दे दे, जो नहीं चल रहे हैं वो बदले में हमसे सोना चांदी ले ले। इसकी जनता ने इसके साथ गद्दारी करी, और अनायास धन किसको पकड़ा दिया? राजा को पकड़ा दिया, और इससे पूरा खजाना खाली हो गया। ठीक है? देखें, लेकिन असफलता को देखकर चलिए सरकारी टकसाली आप पढ़ते रहिएगा। अब कौन आया? आवाज नहीं आ रही है? पक्का? अब ये निकलेगा खतरनाक राजा, सुन रहे हो? कौन? आवाज नहीं आ रही है? पक्का? चलिए अब देखें जरा, 2 मिनट पानी पीकर के आ रहे हैं, फिर इसके आगे हम बात कर रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जल्दी 5 मिनट के अंदर रिवाइज करो। सोनू नीतीश कहां है? कौन?
मेरे में है। बोल रहे आप लोग? रिवीजन नहीं हुआ। अभी यहां से होते होते देखें जरा, अभी आएगा मध्यकालीन भारत में मुगल वंश, और मुगलों के बाद आएंगे अंग्रेज। कौन आएंगे? अंग्रेजों के समय ही जब लॉर्ड गवर्नर आएंगे, उसी समय आपको जो पटवारी में आती है ना ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हाँ ना, वो आपको जानने मिलेगी। कृषि की व्यवस्था, महलवाड़ी, 3 कठिया प्रथा, सुनना हो, जमींदारी प्रथा, स्थायी बंदोबस्त, ये सारी चीजें आपको जानने मिलेंगी। चलिए उसके चलो अब यहां देखें सारे लोग, किसके वोट दे रहे? गयासुद्दीन तुगलक हम पढ़ चुके हैं। बेटा घर में रिवीजन बहुत बढ़िया करना आप। और एक बात पढ़ाने के पहले एक बात बताने आपको, हमने कई बार कहा, जैसे आपको लगता है कि शर्मा सर हमें अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप हम पर भरोसा करिए। आपको लग रहा है कि नहीं हमें इंदौर की कोचिंग जरूरी है, भोपाल की कोचिंग जरूरी है, बेटा आप वहां अटेंड करो। दुनिया का हर टीचर अच्छा पढ़ाता है। आप डबल क्रॉस करोगे, उनके पढ़ाने के तरीका और हमारे पढ़ाने के तरीका अलग अलग है, आप बर्बाद हो जाओगे। आप एक साथ आप 2 डॉक्टर की दवाइयां खाओगे, मर्ज ठीक नहीं होगा, बल्कि तुम मर जाओगे। समझ में आ रही है आप? इसलिए या तो आप पूरी तरीके से हमें फॉलो करो, और या पूरी तरीके से उनको, दोनों जन सही है अपनी अपनी जगह। सुन रहे हो ना? आप भी ये काम करते हो कि हम पढ़ा रहे हैं, आप कहीं और की किताब रखे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। फिर वही बुंदेलखंडी काव काव करते रह जाओगे कि सर हमारा 2 नंबर से रह गया, और ये है कुछ नहीं, ओवर स्मार्टनेस। अब उनको फॉलो करोगे तो वो तब भी सिलेक्शन होगा आपका, हमें फॉलो करोगे तब भी सिलेक्शन होगा, लेकिन 2 नाव पे पांव रखोगे नहीं होगा, डूब जाओगे आप। आगे आपकी मर्जी, आप जाने, आपका काम माने। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि आप केवल मेरी कोचिंग पढ़े, मैंने कभी नहीं कहा कभी। हम तो ये कह रहे अभी चले जाओ, कल छोड़ रहे थे आज छोड़ो, कोई टेंशन नहीं है। अब यहां देखे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई है, जोरदार आवाज, जोरदार माहौल बनाओ। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक का बेटा है।
गयासुद्दीन तुगलक कौन है? एक्चुअली ये किस वंश के बाद आया? खिलजी वंश के। कौन वंश के बाद? खिलजी वंश के बाद आया है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का बेटा उलूग खां या जोना था, गद्दी पर बैठा तो मोहम्मद बिन तुगलक बना। इसी के बारे में बर्नी ने कहा था पागल सुल्तान है और इसके दरवाजे से इनाम और रक्त की नदियां बहती हैं। इसे विरोधाभासों का मिश्रण कहा गया है। और ठीक है, चलिए अब जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई तो उसका चचेरा भाई, ज्यादा डिटेल में मत जाया करो, आपको इंटरेस्टिंग कहानी दिखाने के लिए हम सारी चीजें लिख देते हैं। सीधी बात, उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा, लेकिन ये कट्टर मुसलमान था। कैसा था? हमें आवाज नहीं आ रही है, बड़ा खिंचके बढ़ो, खिंचके आवाज दो। ये कट्टर मुसलमान था, जबकि इसका बड़ा भाई कट्टर मुसलमान हो गए। लेकिन जब इसने देखा कि हमारे बड़े भाई ने सबका साथ दिया लेकिन वो शासन नहीं चला पाया, अतः हमें फिर से कट्टरता पर ही चलना होगा। तो जिन्हें हम कहते हैं ना कि गलत है लोग गलत नहीं, मजबूरियां हैं उनकी, क्योंकि अगर व्यक्ति अच्छा करना चाहे तो लोग उसका साथ नहीं देते। ओके, देखे अतः फिरोज शाह तुगलक ने दो काम करे। पहला काम, इसने देखा कि सूखा पड़ गया है, अब टैक्स कहां से आएगा, और टैक्स नहीं आएगा तो निश्चित तौर पर राज चलाना मुश्किल है। अतः इसने सबसे पहले सिंचाई के लिए नहरें बनवाई। कौन ने? आवाज नहीं आ रही है? पक्का? अरे क्लियर है? कौन ने? चलिए, गद्दी पर बैठा, पुनः दिल्ली में अगर इन वर्ष की दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ, 2 बार राज्याभिषेक हुआ इसका, किसका? पक्का? देखें, चलिए, उसकी मां बीबी जैला राजपूत सरदार रनमल की पुत्री थी। खलील अकबर शाह, कासिम अमीर, ये सब छोड़िए, अब तो मुद्दे की बात पर आइए। वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था, अतः अब ये कट्टरवाद बताएगा। और अब इसके बड़े भाई ने जीत लिया था, आपको याद है नगरकोट? नगरकोट इसके अंदर में आ गया है, लेकिन इसके बड़े भाई ने ज्वालामाई मंदिर नहीं गिराया था, लेकिन ये ज्वालामाई मंदिर को गिराएगा। समझ में आ रही बात? कौन गिराएगा? सुनाई नहीं दिया? ओके, उसने हिंदुओं को जिन्नी, इस्लाम स्वीकार ना करना वाला कहा, और ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। अब जजिया कर याद आया, जजिया एक टैक्स है। कैसा टैक्स? धार्मिक। कैसा है? अगर आपको हिंदू धर्म मानना है तो आपको एक टैक्स देना होगा, नाम क्या है? जजिया। सुन रहे हो? और ये सबसे पहले भारत में लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। कौन ने? लेकिन उस समय ब्राह्मणों पर नहीं था, लेकिन फिरोज तुगलक ने क्या किया? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। तो 2 प्रश्न आते हैं। पहली बार जजिया कर लगाने वाला मोहम्मद बिन कासिम। कौन? अरे क्लियर है? जबकि ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाने वाला, अरे क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़े, देखना जरा क्या लिखा। उसने नया सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 था। उसने तुगलक की नीति साम्राज्य विस्तार की नहीं थी, बल्कि इसे सुरक्षित रखने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जनता पर लगाए गए अनाप शनाप सभी ऋणों को माफ कर दिया। सभी पर उल्टे सीधे जितने छोटे मोटे टैक्स थे वो कर दिए, खत्म। सुन रहे हो? और पुराना जितना बागी पैसा डाला था किसानों का क्या कर दिया? माफ। सुन रहे हो? अब इसने क्या किया? फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल के लिए आया ना। ये जान गया कि हमारे बड़े भाई ने गलती करी थी, टैक्स में वृद्धि तो कर दी थी लेकिन खेती इतनी अच्छी नहीं हुई। और भैया टैक्स का मुख्य आधार क्या है? खेती। सुन रहे हो? उस समय व्यापार तो इतने ज्यादा थे नहीं, कारखाने तो थे नहीं,
सुन रहे हो? अतः इसने सबसे पहले क्या बनवाई? नहरें। नहरें तो और भी राजाओं ने बनवाई हैं, हाँ या ना? लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा नहरें कौन ने बनवाई? अरे क्लियर है? यानी भारत में एक जाल सा बना दिया। सुन रहे हो? 5 बड़ी नहरें बनवाई इसने। राजकीय पदों को क्या कर दिया? आवाज नहीं आ रही है? इसने क्या किया? ध्यान रखिएगा, इसने ये कहा कि अगर आपके पिताजी हमारे वफादार रहे हैं तो इसका मानना यह था कि जब पिता वफादार रहा है तो उसने अपने बेटे को भी बताया होगा। अतः एक काम करें कि अगर हम अपने नौकर रखना है तो मैं नौकर न रख करके और चलिए देखें जरा, तो क्या आपको हमारी बात समझ आई है? तो नहरों का जाल तो याद रखना आपको कि इसके बड़े भाई धोखा खा गया था खेती से। अतः इसने उस खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या बनवाया? नहरों का जाल बनवाया। तो नहरें सबसे ज्यादा किसकी समय रही? मजा नहीं आया? अरे क्लियर है? इसमें सैनिकों को बतौर वेतन चाहिए प्रधान की। याद रखना, नगद वेतन की बात है तो नगद वेतन की बात है तो अरे क्लियर है? देखें, फिरोज शाह तुगलक ने 1 दर्जन नए नगरों की स्थापना की। इनमें फिरोजपुर, फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, 2 जगह जौनपुर। ये जोना खां, जोना खां कौन था? इसका बड़ा भाई। जोना खां की याद में बसाया था इसने क्या? जौन हिसार, फिरोजाबाद। वह प्रथम सुल्तान था जिसने प्रथम हज यात्रियों के लिए राजकीय खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था कराई। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सुन रहे हो? जो आज सरकार, कई बार आपने देखा होगा, तीर्थ यात्रा सरकार फ्री कराती है। ऐसे जब इसकी सरकार थी, अब सरकार क्या थी? सुल्तान था ये। तो ये सुल्तान पहला सुल्तान था जिसने राजकीय यानी सरकारी खर्च पर हज कराने की प्रथा शुरू की। कौन ने? हमें लग रहा आप लोग बोर हो रहे हैं क्या? अरे क्लियर है? नहरों का जाल कौन ने बनाया? ओके। हज यात्रा राजकीय खर्च पर कौन ने कराई? अब देखें, चांदी और तांबे के भारी सिक्के संख्या में बदले, इन्होंने अद्दा और बिख, अब 2 सिक्कों के नाम आ गए। 2 नाम के सिक्के चलवाए। एक अभी टका आया था, टका कौन ने चलवाया था? इल्तुतमिश। कौन है? हाँ या ना? भविष्य में आएगा शेरशाह सूरी, वो रुपया चलवाएगा। लेकिन अद्दा और बिख, अद्दा और बिख कौन चलवा रहा है? कौन चलवा रहा है? अरे क्लियर है? देखें, फिरोज तुगलक ने ससगनी 6 जीतल का 1 सिक्का नामक, एक और आ गया ससगनी, 3 सिक्के नोट करो। 3 सिक्के कौन कौन? अद्दो, बेक, ससगनी और एक और जीतल। सुन रहे हो? समझ में आ रही है आप? चलो आगे बढ़े। क्या लिखा? दीवाने खैरात। अब सुनो जरा, इसने क्या किया? एक और दीवाने खैरात का मतलब था जैसे अपने वृद्धाश्रम बने हैं ना, ऐसे जिन महिलाओं का कोई नहीं है, जिन बच्चों का कोई नहीं है, तो इसने एक बाग बनवा दिया कि आप जाओ और वहां पर रहने लगो। सुन रहे हो? सबसे पहले खैराती अस्पताल, खैरात माने फ्री, खैरात माने फ्री, जहां फ्री चीजें मिलती है उसे कहते खैरात।
हम कहते हैं खैरात बढ़ रही हो, सुन रहे हो? तो दीवाने खैरात उसमें विधवा महिलाएं हो गई, वृद्ध महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, अगर उनका कोई नहीं है तो वो यहां पर रह सकते हैं। और दूसरा खैराती अस्पताल, ये दो चीजों की स्थापना कौन ने कराई? आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? देखिए, दीवाने खैरात नाम से नए विभाग की स्थापना की, खैराती अस्पताल। देखो आप, ये सरकारी अस्पताल थे, आपके बीमार होने पर आप यहां नस्ल की दवाई करा सकते थे, हाँ या ना? देखिए, सल्तनत युग का अकबर। अब देखो, एक प्रकार से तो ये हिंदुओं का बड़ा विरोधी था, लेकिन मात्र धार्मिक विरोधी था। कैसा था? हाँ या ना? इसने कई गलत काम भी करे, जैसे इसने नगर कोट पर हमला किया तो इसने ज्वालामाई मंदिर तोड़वाया, ये हिंदुओं के विरोध में था। लेकिन इसने किसानों की खेती को बढ़ाने के लिए नहरें बनवाई, एक खैराती दीवान बनवाया, दीवाने खैरात, दो और खैराती अस्पताल, सुन रहे हो? अतः इसने अच्छे काम भी करे, अतः इसे सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हमें सुनाई नहीं दिया। इसे सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। क्या? आवाज नहीं आ रही है? ओके, क्यों कहा जाता है समझ लो हो? जगन्नाथपुरी मंदिर को, उड़ीसा के मंदिर को ध्वस्त किया, आप देखो ये कमियां हैं इसकी, क्योंकि ये कट्टर मुसलमान है। क्या है? नगरकोट के ज्वालामाई मंदिर को ध्वस्त कर दिया इसने, तो जगन्नाथ का पुरी मंदिर भी ध्वस्त कर दिया, सुन रहे हो? इसके सर्वाधिक दास, अभी तक देखो दास पाले जाते थे, लेकिन इतिहास में सबसे ज्यादा दास किसके पास थे? फिरोज शाह तुगलक। कौन के पास? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सल्तनत युग में सबसे ज्यादा दास, ओके, नहरों का जाल, नहरों का जाल, खैराती अस्पताल, दीवाने खैरात, सल्तनत युग का अकबर। अरे क्लियर है? इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, फतूहात ए फिरोज शाही, सरकारी पदों को वंशानुगत बनाया, नगरकोट। अब तो नगरकोट का ज्वालामाई मंदिर तोड़वाया इसने, इसके बड़े भाई ने नहीं तोड़ा था, लेकिन इसका बड़ा भाई कौन था? मोहम्मद बिन, कौन का चेला था? निजामुद्दीन औलिया का। कौन का? अरे क्लियर है? उपाधि क्या थी? उलूग था। नाम क्या था? जोना था। नाम क्या था? उसके पिता का नाम क्या था? गयासुद्दीन मलिक। सुन रहे हो? गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक। ओके, पक्का? अब तो फिरोज में 1361, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 1361, ओके, कांगड़ा में इसने नगरकोट पर आक्रमण किया। नगरकोट के राजा ने मोहम्मद बिन तुगलक के अधिपत्य को स्वीकार कर लिया, परंतु उसके अंतिम दिनों में वह प्रथम स्वतंत्र हो गया। उस सुल्तान ने ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त किया, पहले ध्वस्त नहीं किया, फिर राजा ने फिर विरोध किया तो वहां का मंदिर ध्वस्त किया। ओके, सुल्तान ने ज्वालामुखी की मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा और टुकड़ों को गाय के मांस में मिलाया और उनकी गंध के थैलों को ब्राह्मणों के गले में लटकवा दिया। ठीक है? तो पहली बार ज्वालामाई मंदिर किसने तोड़ा? आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? कौन ने तोड़ा? तो नहरों का सबसे बड़ा जाल, नहरों का सबसे बड़ा जाल, पक्का? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर किसने लगाया? ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे ज्यादा दास, दीवाने खैरात, खैराती अस्पताल, सल्तनत युग का अकबर, नगरकोट का मंदिर किसने तोड़ा? जगन्नाथ का पुरी मंदिर कौन ने तोड़ा? क्लियर है? पक्का? चलिए देखिए, इन मूर्ति विदक्षिण के रूप में मदीना भेज दिया
राजस्व व्यवस्था, फिर वही बात, इसने क्या किया, पुराने जितने टैक्स थे, ऊंट पटांग लग रहे थे छोटे छोटे, सब टैक्सों को समाप्त कर दिया, मात्र 4 टैक्स बचाए। कितने टैक्स? पक्का? इसे लगा कि जनता टैक्स से परेशान है, जनता टैक्स से इसने सब टैक्स मात्र 4। फिरोज शाह तुगलक पहला मुसलमान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। उसने दारुल सफा नामक खैराती अस्पताल की स्थापना करवाई। फिरोज शाह द्वारा 4 टैक्स लगाए गए। कितने टैक्स? आवाज नहीं आ रही है? पहला खराज, लगान, लगान लगता था खेती पर, कहां पर? खेती जितनी हुई है। दूसरा खुम्स, युद्ध में लूट का माल। अगर कोई छोटा सुल्तान दूसरे जगह आक्रमण करता और वहां से दूसरे राज्य से धन लूट कर लाता तो उसे फिरोज शाह तुगलक को टैक्स देना पड़ता। समझ में आ रही है? उसे कहते थे क्या? खुम्स, जजिया। जजिया आप समझे हो? सुन रहे हो? जजिया नहीं समझे हो? ये धार्मिक कर है जो गैर मुसलमानों को देना पड़ता है और अब ब्राह्मणों पर भी चालू हो गया है। और एक है जकात। फिर उसने अपनी इस्लामी कानून स्वीकृत किए, 4 कर लगाई, खराज, खम्स, जजिया, और ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला पहला सुल्तान था। जकात अपनी आय का, यह है एक प्रकार का इनकम टैक्स। लगान है खेती पर टैक्स। सुन रहे हो? और अगर आप और कोई व्यापारी हैं, खेती नहीं करते, आप व्यापारी हैं और आप इनकम कमाते हैं तो देखेंगे जरा इनकम टैक्स। ठीक है? जजिया कर क्या है? एक गैर धार्मिक कर था। एक्चुअली धार्मिक कर है यहूदी ईसाइयों से, एक गैर नहीं, एक्चुअली धार्मिक कर है। ये गैर शब्द अलग कर देना। ईसाइयों से वसूल किया जाता, बाद में मुस्लिमों ने जजिया कर को भारत में हिंदुओं पर ही लगाया। भारत में जजिया कर सर्वप्रथम 712 मोहम्मद बिन, बताया कि नहीं बताया? लूले, लंगड़े, अंधे तथा ब्राह्मण, इन पर नहीं लगाया जाता था, परंतु फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर ही जजिया कर लगाया। इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला अकबर प्रथम। अब तो इसकी बात कभी आएगा, अकबर कौन आएगा? इसे समाप्त करा देगा। नहीं आ रही समझ? इसे समाप्त करा देगा और बाद में देखें जजिया कर औरंगजेब दोबारा चालू कराएगा। अकबर के बाद आने वाला राजा कौन? औरंगजेब। इसे दोबारा चालू कराएगा। तो आप देखें जजिया कर की कहानी यूं है, पहली बार मोहम्मद बिन, इसमें ब्राह्मणों पर नहीं है, फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर भी लगाएगा, अकबर से समाप्त कराएगा, औरंगजेब से दोबारा लगाएगा। चलिए, औरंगजेब ने मेवाड़ को जजिया कर से मुक्त रखा। मेवाड़ इसके कब्जे में नहीं था। फर्रुखसियन ने जजिया कर को समाप्त किया, परंतु फिर फर्रुखसियन ने ही दोबारा चालू, भविष्य में औरंगजेब की और संतानें आएंगी, वो चालू कर देंगे। चलिए, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 में हुई। इसे दिल्ली के हौज खत परिसर में दफनाया गया। इसे सल्तनत युग का अकबर कहा गया। अब आया नसरुद्दीन महमूद तुगलक। कौन आया? सोचो, मतलब आपको कहानियां समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हर एक चीज का इतिहास में रीजन है। सुन रहे हो? जैसे फिरोज शाह तुगलक ने नहरें बनवाई, उसका कारण है क्योंकि इसके भाई धोखा खा गया था। नहीं आ रही असल में? इसने कट्टरता दिखाई क्यों? क्योंकि इसका भाई उदार था और उदार होने के कारण वो फेल हो गया। अतः इसने वो गलतियां नहीं करी। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके समय मंगोल शासक तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण। अब यहां से कहानी फिर बदलेगी। अब देखो जरा, यहां पर मंगोल लोग जो हैं वो भारत पर आक्रमण करेंगे और शासन चल रहा है कौन का? तुगलकों का। कौन का? अब भारत का एक व्यक्ति सैयद खानदान से तैमूर का साथ देगा। किसका साथ देगा?
तैमूर बहुत खतरनाक आक्रमणकारी है, अतः वह दिल्ली को जीत लेगा और सहायता कौन करेगा? सैयद। अब तैमूर वापस चला जाएगा तो किसको दिल्ली सौंप जाएगा? सैयद। किसको? सिर्फ एक नया राजवंश आ जाएगा, सैयद वंश। कौन आ जाएगा? हमें आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? कौन सा वंश आ जाएगा? पक्का पहले यही व्यक्ति इनकी सेना में शामिल रहेगा। देखो जरा, ये फिरोज शाह तुगलक का पौत्र था। इसके पतन के बाद दिल्ली सल्तनत में एक नए राजवंश सैयद वंश का उदय हुआ। अब देखो जरा प्रमुख शहर थोड़ा रिवाइज कर लें। जौनपुर, एक्चुअली जौनपुर जौना खां के नाम पर बना है, लेकिन जौना खां ने स्वयं नहीं बनवाया। इसका जौना खां के बाद जो इसका भाई है, उसने अपने पुराने भाई की याद में कौन सा शहर बसाया? अरे क्लियर है? हैदराबाद, कुली कुतुब शाह। अभी नहीं, बाद में आएगा एक अहमदाबाद, अहमद शाह, दिल्ली, अनंगपाल, नहीं बताया था, फिरोजाबाद, क्या पक्का, पाटलिपुत्र, उदयन, चलो अमृतसर, गुलबर्गा, श्रीनगर, अशोक, होशंगाबाद, होशंगा, विजयनगर, हरिहर एवं बुक्का। सुन रहे हो? अभी आएगा साम्राज्य, देखेंगे ना, कलकत्ता, जाट छोड़ना अंग्रेजों के समय। सुन रहे हो? देखें, तुगलकाबाद, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, इलाहाबाद, अकबर, सीरी, अलाउद्दीन खिलजी, आगरा कौन ने? सिकंदर। आगरा कौन ने? अभी तक आपने कहीं आगरा की चर्चा नहीं सुनी? सुनी है क्या? अभी तक दिल्ली की चर्चा आई, दिल्ली के पहले लाहौर की चर्चा आई, हाँ ना? नहीं आई है। उसके पहले कहीं पाटलिपुत्र वगैरह थे, बीच में कन्नौज आया, क्या नहीं आया? आया है, लेकिन अभी कहीं आगरा की चर्चा, क्योंकि आगरा अभी बसा ही नहीं है। आगरा आने वाले समय में एक वंश आएगा, लोधी वंश। सैयद वंश की बात कौन आएगा? इस लोधी वंश का एक शासक आएगा, सिकंदर लोधी। कौन? आवाज नहीं आ रही है? ये बसाएगा, ठीक है। अब आया सैयद वंश। कौन आया? अब सैयद वंश की थोड़ी सी कहानी सुन लो बस, फिर सैयद वंश अपन कर बनेंगे। यहां से सैयद वंश, लोधी वंश, तो लोधी वंश समाप्त होगा तो आ जाएगा मुगल, और मुगल समाप्त होगा तो आ जाएंगे अंग्रेज। कौन आ जाएंगे? सो 8-10 दिन का टाइम लगेगा अंग्रेजों से लड़ने में बन गए, तो 10 दिन में बन लड़के स्वतंत्र हो जाएंगे, ठीक है। देखे सैयद वंश, देखो जरा, तैमूर का प्रतिनिधि खिज्र खां, नाम क्या है? आवाज नहीं आ रही है? ये किसका प्रतिनिधि है? अब तैमूर कौन है? पता था मन में, मंगोलों का एक राजा है। कौन? तैमूर। कौन? तो तैमूर ने आक्रमण किया। इस वंश का शासनकाल केवल कितने वर्ष तक? पक्का। अब खिज्र खां ने क्या किया? सुन थोड़ी सी कहानी। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण न करके रैयत-ए-आला, रैयत-ए-आला यानी वही ईश्वर का प्रतिनिधि। नहीं आ रही बात समझ? सुन रहे हो? ये अपने आप को सुल्तान नहीं भाई, बाकी सीधा भगवान ही कहता था। क्या कहता था? कि हम भगवान के प्रतिनिधि हैं। कौन? बोलो यार, क्लियर है? उसने अपने आप को पैगंबर साहब का, इसके कोई प्रमाण नहीं मिले, इसके पूरे मुल्तान से आकर बस गए थे। फिरोज ने अपने समय में खिज्र खां को मुल्तान का सूबेदार, अब देखो जब फिरोज तुगलक था, कौन था? आवाज नहीं आ रही। फिरोज तुगलक का एक अंडर में एक राजा था जिसका नाम था खिज्र खां। इसने ये सूबेदार था। कहां का सूबेदार था? मुल्तान का। कहां का? पक्का। अब इसने गद्दारी करी, और जब तैमूर ने क्या किया? आक्रमण। सुन रहे हो? पक्का। तो तैमूर के आक्रमण के समय तैमूर के साथ हो गया, और जब तैमूर भारत छोड़कर गया तो
खिजर खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर आदि का सूबेदार बना गया। सूबेदार मतलब उसके अंदर का राजा भी बना गया। समझ में आ रही बात? और यहां से अब दिल्ली पर कौन का शासन हो गया? हाँ या ना? उसने क्या किया? दौलत खां लोधी से दिल्ली छीन ली। अब ये दौलत खां लोधी कौन था? ये दिल्ली का सूबेदार था। दिल्ली का कौन था? आवाज नहीं आ रही? छीन लिया और दिल्ली का पहला। अब ये देखो, ये लोधी ताक में रहेगा कि हम इसके साथ गद्दारी करें और इसको शासन से अलग करके गद्दी ले लें। देखो हमेशा पहले देखो, यही खिजर खां किसका खास था? फिरोज का। उसने फिरोज के खानदान को ही अलग कर दिया। अब इसी ने किसकी दिल्ली छुड़ाई? दौलत खां। किससे? अब दौलत खां भी छिड़ गया है अंदर ही अंदर और चाह रहा है कि ये आपस हो जाए। समझ में आ रही है आप? तो कल हम पढ़ेंगे सैयद वंश। सैयद वंश के बाद आएगा लोधी वंश और लोधी वंश में हम पढ़ेंगे इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी। सुन रहे हो? और फिर हम एक बैठक में, सब लोग सुनिए ना, खिंच के बैठे, एक दिन हम सुबह 8 बजे से ही आपकी क्लास लेंगे 10:30 तक। तो हम लगभग 8 हम मुगल वंश। सुन रहे हो? मुगल वंश 1, मराठा 2, सिख 3। ये अंग्रेजों के पहले पढ़ना है। कब पढ़ना है? हमें आवाज नहीं आ रही है? अब मुगल आएंगे, मुगल के समय ही अंग्रेज आना शुरू कर देंगे। तो मुगल 1, मराठा 2, सिख 3। क्या क्या? बीमार हो? थक गए हो? अब मात्र 10 दिन है हमारे पास और 10 दिन के बाद हमें 3000 क्वेश्चन का टेस्ट लगा। ओके? पक्का? अच्छा एक बात, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे 4 दिन के अंदर अंतरराष्ट्रीय लेवल का इतिहास, यानी विश्व इतिहास। और विश्व इतिहास के बाद हम आपको पढ़ाएंगे अंतरराष्ट्रीय मुद्दे। ठीक है? ये 2 सब्जेक्ट हम आपके मतलब इतिहास के बाद हम लगभग 2 राउंड यानी 8 दिन के अंदर बता देंगे। आपको क्लास अटेंड करते रहना है और क्लास अटेंड करने के साथ साथ आपको रिवीजन करते रहना है। बेटा देखो, त्योहार लगातार आ रहे हैं। अभी गणेश उत्सव है, अभी फिर आएंगे पितृपक्ष, उसके बाद आएंगे नौ दुर्गा, फिर दिवाली है। तय आपको करना है कि आपको जिंदगी भर अच्छी दिवाली मनाना है। सुन रहे हो? या अभी छोटे मोटे त्योहार मना करके आपको अपनी पढ़ाई नष्ट करना है, ये आपके हाथ में। ठीक है? सब लोग कल सुबह वाले लोग कार और समय का होमवर्क करके आएंगे। हम गेट पर होमवर्क चेक करेंगे, तब जाकर आपको अंदर आने देंगे। और अब हम होमवर्क खुद ही चेक करेंगे।